तो आज नया टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग, जो है टाइप्स ऑफ रूम रेट इन होटल्स। ठीक है। तब एक होटल में कौन से अलग अलग प्रकार के रेट होते हैं कमरों के लिए। ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपके होटल में कितने प्रकार के और कौन कौन से अलग अलग टाइप के गेस्ट आते हैं। तो एक होटल में नॉर्मली 3 टाइप के गेस्ट थोड़े ज़्यादा आते हैं। एक तो अपने बिजनेस वाले, ठीक है। दूसरा हो गया कोई फैमिली या ग्रुप वाले, वो रिजॉर्ट में थोड़े ज़्यादा आते हैं, फैमिली और ग्रुप। तीसरे एक हो गया बिजनेस गेस्ट, ठीक है, जो व्यापार के संबंध से आते हैं। और एक नॉर्मली जो हो गया सिटी होटल में तो ज़्यादातर बिजनेस गेस्ट ही आते हैं। और अगर रिजॉर्ट वगैरह में जाओगे आप तो आपको फैमिली वाले या ग्रुप वाले थोड़े ज़्यादा मिलेंगे। तो यही नॉर्मली कुछ गेस्ट होते हैं। एक हो गया वीआईपी गेस्ट, ठीक है। वीआईपी गेस्ट मतलब जो सेलिब्रिटीज हो गए, नेता वगैरह हो गया, ये सब, और जो बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं वो सब वीआईपी गेस्ट में आ जाते हैं। उन्हीं के हिसाब से ये रेट वगैरह हर होटल में सेट किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो सबसे पहला हम लोग रेट देखते हैं। सबसे पहला रेट जो है वो है स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार का लेवल है उसकी क्या क्वालिटी है। ठीक है, स्टैंडर्ड का मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं कोई भी गुणवत्ता या कोई भी क्वालिटी। ठीक है, ये बहुत स्टैंडर्ड दुकान है, आपने ये सब सभी सुना होगा। सुना है कभी सब, बहुत स्टैंडर्ड दुकान है ये वाली तो, या बहुत स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट है, ऐसा कभी सुना है आप लोगों ने। यस सर। ठीक है, तो मतलब ये कोई असाधारण चीज नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड का मतलब वो हो गया, इसका मतलब हो गया कि चीज थोड़ी हटके है, बहुत अच्छी है। स्टैंडर्ड रेट का मतलब हो गया, स्टैंडर्ड रेट जो होता है वो नॉर्मल रेट होता है किसी भी रूम का। ठीक है, जिसमें आपको कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता है, कुछ भी नहीं दिया जाता है। अगर रूम का रेट आज के टाइम पे 12,000 रुपए है तो आपको 12,000 का ही मिलेगा, वो स्टैंडर्ड रेट होता है, जिसमें कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं होता है। जो मार्केट प्राइस होता है, ठीक है, उसी को हम लोग स्टैंडर्ड रेट बोलते हैं। जैसे कि आप लोग 10 रुपए का कोई चिप्स खरीद के जाओगे तो पैकेट में 10 रुपए लिखा रहता है, तो आप 10 रुपए देते हैं इसके, है ना। तो वो चिप्स का क्या हो गया, स्टैंडर्ड रेट हो गया। अब मान लो आपने बहुत सारे इकट्ठे चिप्स खरीद लिए 20-30, तो वो आपको छूट दे देगा। लेकिन आप एक दो पैकेट खरीदोगे वो आपको छूट नहीं देगा, वो स्टैंडर्ड रेट पे ही देगा। पहला पॉइंट समझ में आया। यस सर। ठीक है, सर एक्सक्यूज मी। जी बताइए। सर ये फ्रंट ऑफिस का आपका एक फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे हो क्या? हाँ, फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू है। ठीक है, इसके बाद बस एक और टॉपिक है, फिर खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। आगे बढ़े। यस सर। अब नेक्स्ट है बार बार रेट, जिसका फुल फॉर्म होता है बेस्ट अवेलेबल रेट। ये जो होता है ये सीजन के हिसाब से चलता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो वीकडेज होते हैं, मंडे टू फ्राइडे हमारी वीकडेज चलाते हैं वहाँ पे। अगर आप किसी भी बिजनेस होटल की बात करोगे तो वीकडेज में कैश थोड़े कम होते हैं। ठीक, सॉरी होटल की बात कर रहा हूँ मैं, रिजॉर्ट वगैरह में अगर आप वीकडेज की बात करेंगे तो रिजॉर्ट में थोड़े गेस्ट कम होते हैं। सिटी होटल में वीकडेज में थोड़े ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और वीकेंड में उल्टा हो जाता है। वीकेंड में क्या होता है कि आपको रिजॉर्ट वगैरह में थोड़े ज़्यादा गेस्ट देखने को मिलेंगे, सिटी होटल में आपको थोड़े कम गेस्ट देखने को मिलेंगे। तो बेस्ट अवेलेबल रेट वो होता है कि आज के दिन आपको कम अपने हिसाब से जो रेट देंगे। मान लीजिए आपका 100 रूम का होटल है, उसमें से 60 रूम भरे हुए हैं। ठीक है, मतलब मेरे पास 40 रूम अभी भी खाली हैं, तो मैं आपको थोड़ा डिस्काउंट देके कर सकता हूँ। अगर मेरा ऑक्यूपेंसी बहुत कम है तो मैं आपको स्टैंडर्ड रेट से थोड़ा सस्ते में थोड़ा डिस्काउंट देके आपको रेट दे सकता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि मेरा कोई सामान में दुकान पड़ा, कोई सब दुकान पे सामान पड़ा हुआ है, बहुत साल से बिक ही नहीं रहा है। ठीक है, एक दो पीस पड़ा हुआ है लेकिन वो बहुत टाइम से बिका नहीं है। अब कोई गेस्ट आएगा, किसी को वो पसंद आएगा, ठीक है, अगर वो थोड़ा उसमें नखरे भी दिखाएगा कि थोड़ा डिस्काउंट चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, तो मैं उसको दे दूंगा। क्यों दे दूंगा, क्योंकि मेरे को वो पीस निकलवाना है अपना। मेरे को पता है कि ये तो इतने साल से पड़ा हुआ है, चलो अब तो कुछ नहीं हो गया, इसको मैं कम रेट पे भी दे दूंगा तो मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। वो हो गया बेस्ट अवेलेबल रेट। ठीक है, कि मेरे को आज को ऑक्यूपेंसी, जो मेरी आज की ऑक्यूपेंसी है वो देख के मेरे को रेट डिसाइड करना है कि रेट बढ़ाना चाहिए कि रेट कम करना चाहिए। सीजन में हमेशा रेट ऊपर होगा, ऑफ सीजन में हमेशा रेट थोड़ा नीचे हो जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया किसी को, यस सर। आपको। यस सर। तीसरा होता है नॉन रिफंडेबल। नॉन रिफंडेबल का क्या मतलब होता है, कभी सुना है ये शब्द आप में से किसी ने।
रिफंडेबल या नॉन रिफंडेबल, कभी ये सब सुना है? रिफंड, रिफंड से बना है ये। हाँ सर सुना है। इसका मतलब होता है कि अगर आपने किसी चीज का पैसा दे दिया तो वो आपको वापस नहीं मिलेगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिफंडेबल। इसमें आपने कोई भी कमरा बुक कर लिया, वो कितने भी पैसे का है, अगर आप आगे चल के मान लीजिए किसी कारणवश अपनी बुकिंग कैंसिल करवाते हैं तो आपका पैसा वापस नहीं आएगा, आपने जितना पैसा उसमें भरा था, ठीक है, वो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। नॉन रिफंडेबल में ये होता है कि पैसा आपको वापस नहीं करा जाएगा। एक बार अगर आपने चीज बुक कर लिया, उसके बाद आपने किसी कारणवश उसको कैंसिल कर दिया, तो आपकी बुकिंग तो कैंसिल हो जाएगी लेकिन आपका पैसा वापस नहीं होगा। उसको हम बोलते हैं नॉन रिफंडेबल रेट। ये समझ में आया? यस सर। यस सर। नेक्स्ट लिखा हुआ है लास्ट मिनट रेट या वॉकिंग रेट। अब लास्ट मिनट का क्या मतलब होता है? एकदम आखिरी समय पर, लास्ट मिनट, है ना। वॉकिंग का क्या मतलब होता है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। वॉकिंग का मतलब याद है किसी को? सुना है ये सब वॉकिंग? पढ़ाया तो है मैंने 2-3 बार। वॉकिंग का मतलब होता है ऐसे गेस्ट जो अचानक से आ जाते हैं, जिनके आने का कोई अंदेशा नहीं होता है, हमें पता नहीं है कि आज ये गेस्ट आ जाएगा, जिसके हमारे पास पहले से कोई बुकिंग की डिटेल्स वगैरह कुछ भी नहीं होती है, उसको हम लोग वॉकिंग गेस्ट बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको किसी कारणवश अभी 2 घंटे बाद जयपुर जाना पड़ जाए, ठीक है, तो आप कोई भी इमरजेंसी आ गया तो आप फटाफट निकलेंगे। अब आपके पास समय नहीं है, अभी आपको पहला काम करना है कि जयपुर जाना है। फिर जयपुर जाने के बाद हम डिसाइड करेंगे अपना जो इंपॉर्टेंट काम है, इमरजेंसी है, वो निपटाएंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रहना कहाँ पे है। तो आप बहुत सारे होटल में जाओगे, रेट वगैरह पूछोगे, उस हिसाब से अपना रूम चुनोगे। वो होते हैं वॉकिंग गेस्ट, जिनकी पहले से कोई बुकिंग वगैरह कुछ भी नहीं होती है, जो सडनली टपक जाते हैं होटल में, उनको हम लोग वॉकिंग गेस्ट बोलते हैं। ये समझ में आया वॉकिंग का मतलब? यस सर। आप वॉकिंग गेस्ट को आप क्या रेट ऑफर करोगे, कौन बताएगा? आपके होटल में कोई वॉकिंग गेस्ट आ रहा है तो आप उसको कमरा कितने पैसों में बेचना पसंद करोगे? कैसे डिसाइड करोगे आप बताइए विजयलक्ष्मी। मैं आपके होटल में आया हूँ वॉकिंग गेस्ट बन के। सर जो अच्छा रूम होगा, जिसकी रेट थोड़ी ज़्यादा होगी, वो रूम। ठीक है, पहला प्रायोरिटी तो हमेशा यही रहना चाहिए कि हमको महंगे वाले रूम बेचने चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास सस्ता रूम भी खाली है और महंगा रूम भी खाली है, तो आप एक बार को सस्ता रूम खाली है वो छुपा दो। आप उनको बोलो कि ये हमारे पास ये वाला रूम अवेलेबल है और थोड़ा ठीक है महंगा वगैरह है, वो अपने हिसाब से गैस पर देख लेना। पहली माइक बंद कर दीजिए। पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि महंगा रूम बेचना, महंगा करके। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं एक तरीके से आप सेलिंग, मौके का फायदा उठाना। ये चारों पॉइंट समझ में आ गए? यस सर। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है पैकेज। पैकेज का मतलब पता है किसी को? पैकेज का क्या अर्थ होता है? सुना है कभी शब्द पैकेज? बताइए। जो कंपनी द्वारा किसी को भेजा जाता है तो हाँ, एक तरीके से जब आपको एक चीज के साथ 2-3 चीजें और मुफ्त में मिल जाती है, उसको हम लोग पैकेज बोलते हैं। ठीक है, जो कंपनी वगैरह या कुछ भी कोई बेचती है। मान लीजिए आप, कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई आटा वगैरह खरीदना चाहते हैं, 10 किलो का आटा खरीदा तो आपको एक हल्दी का पैकेट फ्री मिल गया। ठीक है, वो आप एक तरीके से पैकेज ही मान लो। ठीक है, टूथपेस्ट खरीदने जाते हैं तो आपको ब्रश फ्री मिल गया, बड़ा वाला टूथपेस्ट का पैकेट खरीद लिया आपने तो एक ब्रश साथ में फ्री दे दिया। एक वो एक तरीके से पैकेज हो गया। पैकेज मतलब आपको एक मेन चीज खरीद रहे हैं लेकिन आपको एक दो चीजें कोई फ्री में दे देता है। ये चीज हम कब करते हैं कि जब हमारी कोई चीज बिक नहीं रही होती है, तभी हम लोग ये सब ऑफर लेके आते हैं पैकेज। तो मान लीजिए होटल में पैकेज ये होता है कि कोई होटल है अभी, अभी जो है ऑफ सीजन है, ठीक है, गर्मी वगैरह सीजन ज्यादा है अभी, तो रिजॉर्ट वगैरह ऐसी जगह जो बहुत गर्म स्थान पे होते हैं वो अभी चलेंगे नहीं। जैसे कि राजस्थान, ये सब में अभी गर्मी बहुत पड़ रही है, तो लोग वहाँ पे टूरिस्ट के लिए थोड़ा कम जाएंगे, है ना। तो क्या होगा कि होटल वाले एक पैकेज निकालना शुरू करेंगे कि आप 2 रात रुकिए, 2 रात का पैसा दीजिए, हम आपको 3 रात रुकवाएंगे। वो हो गया एक तरीके से पैकेज।
कि आपने पैसा दिया 2 रात का, लेकिन आपको 1 रात एक्स्ट्रा फ्री दे दिया रुकने के लिए, वो सब पैकेज में आ जाता है। या मान लीजिए आपको आपका 4 दिन का बुकिंग है, तो आपको 4 दिन ब्रेकफास्ट फ्री दे दिया, ऐसा कुछ एग्जांपल, ठीक है? वो सब पैकेज कहलाते हैं। ये समझ में आया? यस सर। अब यस सर। लास्ट नेक्स्ट वर्ड है, छठा वर्ड है कॉर्पोरेट रेट। कॉर्पोरेट रेट मतलब जो बिजनेसमैन वाले होते हैं ना, उनको हम लोग जो रेट ऑफर करते हैं। अब कोई भी सिटी होटल है, अब सिटी होटल में क्या होता है कि बिजनेस गेस्ट ज्यादा आते हैं, ठीक है, तो उनको थोड़ा हायर रेट पे देंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन एक हमको ये भी एडवांटेज मिलता है कॉर्पोरेट गेस्ट से कि कॉर्पोरेट गेस्ट जो होते हैं हमको पूरे साल भर का बिजनेस देते हैं। ये मैं एग्जांपल पहले भी दे चुका हूँ, ठीक है। मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, रिलायंस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपको एक साल में कम से कम 7-8 महीने आपको गोवा जाना पड़ता है। तो आपकी कंपनी क्या करेगी कि एक होटल से डील कर लेगी कि मेरे मेरे जो 2 कर्मचारी हैं, तारा जी और विजय लक्ष्मी जी, ये आपके होटल में 7-8 महीने के लिए आएंगे, ठीक है। तो वो उस हिसाब से आप जो भी रेट होगा वो फिक्स कर लेना, हम जो पेमेंट होगा पूरे साल के आखिरी में करेंगे। वो होता है कॉर्पोरेट रेट। ये समझ में आया यस सर। आपको? यस सर। ये कॉर्पोरेट मीन्स है ना, जी, कॉर्पोरेट का मीन्स बताओ ना सर। कॉर्पोरेट मतलब वो जो किसी संस्था से संबंधित है, जैसे कि रिलायंस हो गया, एडिडास हो गया, कोई भी संस्था हो गई, उनमें जो काम करने वाले हैं वो सब कॉर्पोरेट कहलाएंगे। कोई भी संस्था से कोई संबंधित संगठन या कोई ग्रुप, ठीक है। ठीक है। आप तो अपना कॉलेज भी मान लीजिए आप अपने कॉलेज में कहीं घूमने उमने जाते हैं एक साल में 5-6 बार, तो आप अपने कॉलेज, तो आपका कॉलेज क्या करेगा, किसी होटल से डील कर लेगा, ठीक है। तो आप वो भी आपका एक कॉर्पोरेट रेट ही कहलाएगा कि मेरे कॉलेज के टीचर्स वगैरह घूमने आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वो भी कॉर्पोरेट ही है एक तरीके का। समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सर आपको यस सर। क्या डाउट है, बताइए। सर कोई डाउट नहीं है, ये बोल रही हूँ। ओके, चलो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रमोशनल रेट। कभी ये सब सुना है किसी ने, प्रमोशनल? यस सर। बताइए क्या मतलब होता है। वो प्रमोशनल मीन्स बढ़ा चढ़ाकर। प्रमोशनल मतलब हो कि बड़ा चढ़ा के कह सकते हैं, लेकिन प्रमोशनल का असली अर्थ होता है, वो होता है प्रचार करना, ठीक है। अब हम लोग किसी भी होटल का, किसी भी रेस्टोरेंट का, किसी भी शॉप का 2 बार सबसे ज्यादा प्रचार करते हैं। कब कब 2-2 बार, कौन बता पाएगा? आपने कोई अपना रेस्टोरेंट खोला तो आप सबसे ज्यादा प्रचार कब करोगे? आप कब करेंगे तारा जी? पहला तो हो गया सर नवरात्रि का। ठीक है, तो पहला आपने मान लिया कि कोई भी सीजन वगैरह आ गया तब, वेरी गुड। देखो हम लोग, दूसरा हाँ बताइए। दूसरा सर गर्मियों के प्रसार का बारे ये जो जूस वूस है जो भी उनका गर्मियों प्रचार के, करेंगे सर। गर्मियों में प्रचार करेंगे सर। क्यों गर्मी में ऐसा क्या हुआ है प्रचार करने लायक? सर बोल सकते हैं ना कि हमारे यहाँ हर प्रकार के जूस मिलते हैं। अच्छा, आप बताइए मिस विजय लक्ष्मी, आप कैसे प्रचार कब करेंगी, किस मौके पे ज्यादा करेंगी? एक तो सर फेस्टिवल टाइम पे, और एक जब रेस्टोरेंट ओपन करूंगी तब। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो हम लोग सबसे अधिक बार 2 बार प्रचार सबसे ज्यादा करते हैं। सबसे पहले तो जब आपने रेस्टोरेंट ओपन किया, नया खुला है, तो नया खुला है तो हमको देखना पड़ेगा, हमको दिखाना है दुनिया को कि मैंने ये चीज़ खोली है, ठीक है। आइए और इस चीज़ का लुत्फ उठाइए, और दूसरे लोग को भी लुत्फ उठाने के लिए करिए। और दूसरी बार जब मेरा धंधा थोड़ा मंदा चलेगा, तब मैं प्रमोशन थोड़ा ज़्यादा करूँगा, है ना। इन दोनों केसेस में मैं ज़्यादा करूँगा। नवरात्रि वगैरह में तो भीड़ वगैरह रहती है, तब मेरे पास चांसेस होंगे कि गेस्ट थोड़ा ज़्यादा आएंगे, ठीक है। इन दोनों टाइम पे लेकिन सबसे ज़्यादा बार मेरे को करना पड़ेगा जब मैंने कोई चीज़ नया खोली है तब, और दूसरी बार जब मेरा धंधा थोड़ा मंदा है, ऑफ सीजन है, ठीक है। इन दोनों टाइम पे तब थोड़ा प्रमोशन मेरे को ज्यादा करना पड़ेगा। समझ में आ गया क्यों? यस आपको मिस विजय लक्ष्मी?
यस सर। अब नेक्स्ट है हाफ डे रेट। हाफ डे का मतलब हो गया जो 12 घंटे वाला रेट हमने जो पहले पढ़ा था ना, वो रेट हो गया। मान लीजिए किसी होटल का जो स्टैंडर्ड रेट है वो 10,000 है, तो उसका हाफ डे रेट जो होगा वो 5,000 कहलाएगा, उसको हाफ डे रेट बोलेंगे। ये हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं वैसे, 12 आवर बेसिस वाला, याद है? समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाफ डे मतलब आधा। जब हम लोग छोटे थे ना तो हाफ टिकट लगता था ना, आप लोग का बच्चे का हाफ टिकट लगेगा, यस सर। तो हाफ यस टिकट में सर। आप लोग कितने पैसे देते थे, हाफ की फुल? आपने कहा आपके दिन में हाफ का हाफ ही दोगे, तो हाफ डे रेट में भी जो एक दिन का रेट है उसका आधा ही पैसा दोगे, वो हाफ डे रेट कहलाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है अर्ली बुकिंग रेट। अर्ली का क्या मतलब होता है जल्दी। जी? जल्दी। जल्दी कह हाँ। सकते हैं। ठीक है, तो अर्ली का मतलब हो गया जल्दी, जब आप बुकिंग बहुत पहले करा के रख लेते हो उसको हम लोग बोलते हैं अर्ली बुकिंग रेट। मान लीजिए आपको होटल जाना है 2 महीने बाद, लेकिन आपने अभी से बुकिंग करा के रखी है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, अर्ली बुकिंग हम लोग क्यों करते हैं? कौन बताएगा, बताइए। ताकि उस टाइम हमें रूम मिल जाए। हाँ, हमें अपने मन का रूम मिल जाए, पहली चीज तो इसलिए करेंगे। रूम तो चलो आपको एक बार को लास्ट मौके पे भी मिल जाएगा, लेकिन मन की चीज करने के लिए हम लोग ये करते हैं कि अर्ली बुकिंग रेट कर लेते हैं। ठीक है, अब ताकि हमको हमारी मन की चीज मिल जाए। समझ में आया? तो आपको आपके मन का रूम मिल जाएगा, और जब आप किसी होटल में अर्ली बुकिंग रेट करेंगे तो शायद आपको थोड़ा सस्ता भी मिल जाए। ठीक है, मान लीजिए आपने 6 महीने बाद का बुकिंग किया, अब 6 महीने 5 महीने गुजर गए, तब उस होटल में क्या हो गया, थोड़ा सीजन बढ़ गया। ठीक है, अब सीजन जब बढ़ेगा तो उस होटल का रेट, इस होटल के कमरे का प्राइस जो होगा बढ़ जाएगा। अगर होटल के कमरे की डिमांड बढ़ेगी तो रेट भी बढ़ जाएगा, लेकिन आपने तो 6 महीने पहले बुकिंग कर रखी है, अब आपका पैसा नहीं बढ़ेगा। आज उस कमरे का रेट 10,000 है, मान लो 6 महीने बाद या 5 महीने बाद उस कमरे का रेट 15,000 होगा, तो आपका तो 5,000 का फायदा हो गया ना। समझ में आया कैसे? यस सर। आपको यस सर। देखो कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लेना। मेन चीज है, आप लोगों ने पैसा भरा है तो आप लोग का काम है पूछना। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अब नेक्स्ट है सीजनल रेट। ये भी हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, सीजन हाई होगा तो पैसे कैसे रखोगे, कम की ज्यादा? ज्यादा। सिंपल सी बात है, और सीजन कम होगा तो पैसे भी फिर थोड़े आपको कम करने पड़ेंगे। सीजनल रेट वो होता है, ये भी सीजन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, अब हो गया एम्प्लॉय रेट। एम्प्लॉय का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा, बताइए। कर कर्मचारी रेट। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब मान लीजिए आप होटल में काम करते हैं, आप होटल के कर्मचारी हैं। ठीक है, तो होटल क्या करेगा कि आपको थोड़ा डिस्काउंट वगैरह दे देगा। ठीक है, कोई रूम जो है मान लो 10,000 का है, तो वो आपको 8,000 8,500 ऐसे में बेच देगा। वो हो गया एम्प्लॉय रेट, कर्मचारी रेट। ठीक है, ये तो हर कंपनी में होता है कि कर्मचारी को थोड़ा बहुत मुनाफा होता ही होता है ना? अब आप खुद एक कंपनी में कर्मचारी हैं, कॉलेज में कर्मचारी हैं, तो आपको कुछ मुनाफा मिलता है विजय लक्ष्मी जी? सर अभी जो आपने कुछ दिन पहले स्टेटस डाला था ना, पार्टी वार्टी हुआ था कुछ, तो उसमें कुछ खाने पीने हाँ। कुछ मिला ही होगा। हाँ सर। तो वो एक तरीके का मुनाफा ही हो गया, पार्टी वगैरह होती है, एंजॉय करते हैं सब लोग, हाँ। टीचर वगैरह, है ना? यस सर। होटल में एक और फायदा होता है कि आपको खाना फ्री का मिल जाता है। आपने भी कहीं काम किया दादा जी, रेस्टोरेंट वगैरह में आपको वहाँ खाने के लिए पैसे देने पड़ते थे, नो सर। तो एक तरीके से वो बेनिफिट ही है। तो आप किसी भी कंपनी में काम करोगे तो उस कंपनी में आपको सैलरी के अलावा एक दो कुछ ना कुछ अच्छी चीजें ऑफर वगैरह दे देगी। ठीक है, अब है इसके बाद ट्रैवल एजेंट। इसका क्या मतलब होता है ट्रैवल एजेंट?
कौन बताएगा? ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ट्रैवल एजेंट का क्या अर्थ होता है? ट्रैवल का क्या मतलब होता है? घूमना फिरना। बताइए विजय लक्ष्मी। यात्रा करना। यात्रा करना, वेरी गुड। ठीक है। एजेंट क्या हो गया? यात्रा करने वाला। जो आप कहीं भी यात्रा वगैरह करने जाते हैं, जो आपकी सहायता करता है टिकट विकट बुक कराने में, ट्रेन का टिकट या फ्लाइट का टिकट या बस का टिकट या होटल वगैरह में वो सब कराने का, वो ट्रैवल एजेंट होते हैं। लोगों की यात्रा आवश्यकताएं पूरा करने का काम करने वाले व्यक्ति को हम लोग ट्रैवल एजेंट बोलते हैं। ठीक है। जो आपकी यात्रा को मैनेज करते हैं, ट्रैवल एजेंट वो कहलाते हैं। ये समझ में आया ट्रैवल एजेंट यस सर। आपको? यस सर। ठीक है। तो अब ट्रैवल एजेंट का क्या होता है कि इन लोग का बहुत होटलों के साथ टाई अप रहता है। ठीक है। संबंध रहता है एक तरीके से कि मैं आपको एक साल में इतने गैस ला के दूंगा। मान लो एक साल में मैं आपको 40-50 गैस ला के दूंगा, तो मेरे को इतना कमीशन सेट करके देना आप लोग। ठीक है। तो वो हो जाता है एक तरीके से ट्रैवल एजेंट रेट। इसमें उन लोग को कमीशन मिलता है। वो कमीशन डिसाइड करता है कि आप एक साल में या 6 महीने में आप उस होटल में कितने गेस्ट भेज रहे हैं। समझ में आ गया कैसे डीलिंग चलती है? सर। आपको विजय लक्ष्मी? यस सर। अब लास्ट है इंट्रोडक्टरी। इंट्रोडक्टरी रेट। अब ये क्या होता है इंट्रोडक्टरी? ये सब सुना है कभी किसी ने? नो सर। सर सुनाते रहे, मीन्स पता नहीं। इंट्रोडक्टरी रेट होती है जब कोई भी चीज हम नई नई खुलती है। ठीक है। पहली बार जब हमने क्लास लिया था तो हमने इंट्रोडक्शन क्लास लिया था। ये इंट्रोडक्शन सबसे बड़ा है। इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि आप अपने बारे में बताते हो, है ना, कि मेरा नाम फलाना है, मैं इतने साल में पैदा हुआ था, मैंने ये चीजें उखाड़ ली है अपने जीवन में, ये वो सब बताते हो ना आप इंट्रोडक्शन में। यस ठीक है। सर। जब भी को आप कोई चीज प्रारंभ करते हैं तो वो हो गया इंट्रोडक्टरी रेट। आपने नया रेस्टोरेंट खोला है, अगर आप मान लीजिए आपने एक नया रेस्टोरेंट खोला, ठीक है, फास्ट फूड। अब उसमें आप चाउमीन बेच रहे हैं 1000 रुपए की हाफ प्लेट, कोई खरीदने आएगा? नो सर। आपके रेस्टोरेंट में आएगा विजय लक्ष्मी जी? नो सर। ठीक है। इंट्रोडक्टरी में हम लोग क्या करते हैं कि चीजों को बहुत कम दाम में लेके चलते हैं। अगर वो चीज मार्केट में 50 की बिक रही है तो हमको अभी स्टार्टिंग में 25 की बिकनी पड़ेगी, ताकि हमारे दुकान पे ग्राहक आए, पहचान ले, इंट्रोडक्शन हो जाए ग्राहक का और हमारी दुकान का। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग जब एक आध महीना जो हमारा निकल जाएगा, तब हम लोग फिर जो भी मार्केट में प्राइस वगैरह चलता है या जो भी जैसे भी प्राइस हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसके हिसाब से फिर चलाएंगे। इंट्रोडक्टरी में हमको थोड़ा वो करना पड़ता है। आप किसी भी कोचिंग वगैरह जब ज्वाइन करते हो तो वो आपको 2-3 दिन बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। देखा है कभी आपने, नोटिस किया है? सुना होगा कि 2-3 दिन तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बाद में सब ढीले हो जाते हैं। होता है ऐसा कि नहीं होता है? यस सर। तो इंट्रोडक्शन में मतलब फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपको भी अपनी पहली इमेज छोड़नी है। ठीक है। पहले दिन भी आप लोग जब क्लास में आए थे तो बहुत अच्छे से रहे थे, है ना? आपने भी कोशिश की होगी मेरी तरफ से कोई गलती ना हो जाए, थोड़ा देख लेते हैं, कुछ सर पूछ ना लें। ठीक है। थोड़ा बहुत नर्वस भी हो गए। समझ में आ गया? ये 13 पॉइंट समझ में आ गए? सर। जी बताइए। सर पहला वाला बताइए सर। हाँ, पहला वाला समझते हैं। पहला वाला जो है अपना ये देखो, मैंने जितनी भी रेट की बात करी उसमें कुछ ना कुछ स्पेशल चीज निकल के आई है। ठीक है। बाहर की मैंने बात करी तो बाहर में क्या होगा कि मैं आज के दिन देखूंगा कि मेरी ऑक्यूपेंसी ज्यादा है कि कम है। अगर ऑक्यूपेंसी मेरी कम होगी तो मैं सस्ते में रूम बेचूंगा, ऑक्यूपेंसी मेरी ज्यादा होगी तो मैं महंगे में रूम बेचूंगा। नॉन रिफंडेबल में मेरी स्पेशल चीज क्या थी कि मेरे को पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा। वॉक इन रेट में क्या हो गया कि जो आखिरी समय पे आते हैं जिनकी कोई बुकिंग नहीं होती है, ऐसे केस में आप क्या करोगे, गैस को थोड़ा महंगा बेचने की कोशिश करोगे। पैकेज में मेरी स्पेशल चीज क्या थी कि मैं कुछ ना कुछ फ्री दे रहा हूँ, मुफ्त में दे रहा हूँ। ठीक है। कॉर्पोरेट रेट में भी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं साल भर का बिजनेस मैंने बांध लिया है।
है ना? तो मेरे को साल भर का बिजनेस मैंने मान लिया, तो उसमें मेरे को थोड़ा डिस्काउंट वगैरह देना पड़ेगा। कि कॉर्पोरेट रेट और ग्रुप रेट में भी ऐसा ही होगा। जब हम लोग बल्क में चीज़ खरीदते हैं, हैवी में जब चीज़ खरीदते हैं, जैसे कि आप एक चिप्स का पैकेट खरीद रहे हो, तो आपको 10 रुपए का पड़ रहा है, लेकिन अगर आप वही 1000 चिप्स खरीदते हो तो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा सर। वो हो जाएगा ग्रुप रेट। प्रमोशनल रेट में क्या हो गया कि मैं प्रचार कर रहा हूँ, ठीक है? तो 2 बार मैं प्रचार ज़्यादा करता हूँ, जब मेरे एक तो होटल खुल जाता है तब, या फिर ऑफ सीजन रह जाता है। उस भी केस में मेरे को थोड़ा पैसा कम करना पड़ेगा, है ना? हाफ डे रेट में भी मैं कुछ नहीं पैसा ले रहा हूँ, आधे दिन का ही पैसा दे रहा हूँ। अर्ली बुकिंग रेट में भी ठीक है, मैं आज के टाइम पे दे रहा हूँ कि आज होटल का क्या रेट चल रहा है उस हिसाब से। अब मैंने 5 महीने बाद की बुकिंग कर ली, तो एक तरीके से मेरा नुकसान ही है। 5 महीने बाद जो कमरा आज 10,000 का है, 5 महीने बाद उस कमरे की कीमत 15,000 हो जाएगी। तो उसमें होटल को नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बस हेलो? हो रहा है सर। हो रहा है, सिंपल सी। सीजनल रेट में भी मैं क्या कर रहा हूँ कि ऑफ सीजन में ज़्यादा कर रहा हूँ, ऑन सीजन में कम कर रहा हूँ। ऑफ सीजन में थोड़ा कम पैसा ले रहा हूँ, ऑन सीजन में ज़्यादा ले रहा हूँ। एम्प्लॉय रेट में भी मैं कुछ ना कुछ अपने कर्मचारियों को डिस्काउंट दे रहा हूँ। ट्रैवल एजेंट में भी मैं, मेरे जेब से कमीशन जा रहा है। इंट्रोडक्टरी रेट में भी मैं बहुत कम पैसे में चीज़ें बेच रहा हूँ, लेकिन स्टैंडर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। स्टैंडर्ड में मतलब जो स्टैंडर्ड रेट है वो स्टैंडर्ड रेट। तो 10 रुपए का चिप्स का पैकेट है, वो मैं 10 में ही बेच रहा हूँ, ठीक है? जो मेरा 10,000 का रूम है, मैं 10,000 में ही बेच रहा हूँ। मैं इसमें कोई कम नहीं कर रहा हूँ, ना इसमें मैं कुछ बढ़ा रहा हूँ। इसमें कुछ भी ना मैं फिर स्पेशल नहीं दे रहा हूँ। अगर मेरा 2 दिन का रेट 20,000 का है, रूम रेट, तो मैं वो 20,000 में दे रहा हूँ, उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा फ्री में नहीं दे रहा हूँ। समझ में आ गया? यस सर, फिक्स रेट। फिक्स रेट। वेरी गुड। आपको मिस विजय लक्ष्मी? तो हम लोग लास्ट टॉपिक पे आते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है कमरों की दरों की स्थापना, कमरे की दरों की स्थापना। ठीक है, ये 2 बार गलती से लिख दिया होगा, कोई बात नहीं है, तो मैं चेंज कर दूंगा बाद में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अब मैंने ये जो रूम रेट होता है, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, कौन से महीने में कितना रूम का रेट होगा, ठीक है? तो ये रूम रेट कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है? जैसे कि चाउमीन वाला, आपको चाउमीन का कितना रेट चल रहा है आपके घर के आसपास? बताइए आप, तारा जी, आपका फेवरेट फास्ट फूड क्या है? फास्ट फूड सर, पास्ता है सर। ठीक है, पास्ता वगैरह कभी खाया आपने बाहर? खाए हैं सर। क्या रेट चल रहा है पास्ता का? सर मैंने तो रेस्टोरेंट में खाया था, तो वहाँ पे 150 रुपये का था सर। ठीक है, तो वो उसने वो 150 रुपये ही क्यों रखा? ठीक है, तो उसने अपने मन से नहीं रखा होगा। तो उसमें क्या क्या चीजें दिमाग में आई होंगी, वो सब सोच के रखा होगा, ठीक है? कि कर्मचारी की सैलरी, फिर मेरा मटेरियल का पैसा, जो पास्ता लाने में जो लगा होगा, फिर जिस गाड़ी से मैं लेने गया उसका पेट्रोल का खर्चा, बहुत सारी चीजें हम लोग जोड़ते हैं ना। तभी तो हम लोग किसी चीज की प्राइस आधारित करते हैं, है ना? बताइए। सर आजकल आदमी नाम के भी पैसे ले लेता सर। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला आपने। आजकल सभी ब्रांड तो नाम से ही बिकता है, ठीक है? सिंपल सी बात है। वेरी गुड। तो आजकल ये भी चीज़ बहुत हो रही है। तो हम लोग अब जी सर। बात करेंगे कि यहाँ पे रूम का, ठीक है, कि रूम के रेट कैसे कैलकुलेट किए जाए, ये रूम कितने में बेचना है। समझ में आ गया क्या पढ़ना है इसमें? समझ में आया? हेलो? यस सर। यस सर। बोला करो, आप लोग अब बोलोगे नहीं तो मेरे को पता कैसे चलेगा? नहीं तो मैं फिर दूसरा मेथड बताऊंगा। प्लीज। सर खांसी आ गई। कोई बात नहीं। आपको भी खांसी आ गई थी क्या मुझे लक्ष्मी? या आप सो रही हैं अभी भी? सर मेरी तो तबीयत खराब हो रही है आज। ठीक है, अभी मैं इतना बेकार पढ़ा दूँ तो तबीयत खराब होनी भी चाहिए। नहीं सर, रात से ही हो रही है। चलो कोई नहीं, कल तक ठीक है। आज मैं स्कूल भी नहीं गई थी, छुट्टी पे पहले ही हूँ। बता देते हम लोग, पहले ही पढ़ लेते। इंजेक्शन लगे। चलो कोई बात नहीं, सर कंटिन्यू करो। मैं तो आंखें नहीं खुल रही थी, नींद आ रही थी दवाइयों से। चलो अच्छा, गेट वेल सून। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं फिलहाल। पहला इसमें हम लोग पढ़ते हैं मार्केट बेस्ड प्राइसिंग, बाजार आधारित मूल्य निर्धारण। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने कोई रेस्टोरेंट वगैरह खोल लिया, मेरे पास कहीं से बहुत सारा पैसा आ गया, मैंने कोई रेस्टोरेंट खोल लिया।
लेकिन मैं हूँ अनाड़ी आदमी, मेरे को पता नहीं है कि रेस्टोरेंट खोलने के बाद किस डिश का कितना प्राइस रखना है। तो मैं क्या करूँगा कि मेरे आसपास जो भी मेरे टक्कर के रेस्टोरेंट हैं, वहाँ जाऊँगा, वहाँ उनका मेन्यू देखूंगा, मेन्यू में से रेट देख लूंगा कि किस चीज़ का कितना रेट है, तो मैं भी उसी रेट पर वो चीज़ें बेचने लगूंगा। उसको हम लोग बोलते हैं बाजार आधारित मूल्य निर्धारण, मार्केट बेस्ड प्राइसिंग। ये डेफिनेशन समझ में आई यस सर। आपको? यस सर। सिंपल डेफिनेशन है, बाजार आधारित मूल्य निर्धारण तब होता है जब किसी उत्पाद की कीमत उसी के लिए मौजूदा की बाजार कीमतों के अनुसार निर्धारित, ठीक है, वही बाजार के हिसाब से। अब ये नहीं कि अगर आप रेस्टोरेंट हैं तो आप ये नहीं कि करोगे कि जो होटल का रेस्टोरेंट है वहां का रेट नहीं लेके आओगे। आपने कोई एक रेस्टोरेंट खोला, ठीक है, महालक्ष्मी करके, तो आप ये नहीं करोगे कि मेरे होटल में वहां आसपास कोई ताज होटल है या ओबरॉय होटल है, हयात होटल है, वहां के रेस्टोरेंट का रेट देख के नहीं आओगे। वो एक 5 स्टार रेस्टोरेंट है, 5 स्टार होटल का जो रेस्टोरेंट है वो 5 स्टार ही होगा, वहां के रेट तो बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। तो वहां का कंपटीशन हमको नहीं देखना, हमको देखना है कि जो मेरे लेवल का जो रेस्टोरेंट है, ये बात जानना बहुत जरूरी है। ये पॉइंट समझ में आया, ऐसा क्यों? यस सर। आपको? यस सर। हाँ, तो हमको बराबरी करनी है अपने टक्कर वालों से सबसे पहले, बाद में उनको पछाड़ के आगे बढ़ना है ना। स्टार्टिंग में हमको अपने बराबरी वालों से टक्कर करनी है। दूसरे शब्दों में बाजार आधारित मूल्य निर्धारण का अर्थ है प्रतिस्पर्धा, वही हमारे जो कंपटीटर होते हैं, कंपटीटर, और उनके उत्पादों की कीमत के अनुरूप कीमतें निर्धारित करना। सिंपल सिंपल भाषा में लिख दिया मैंने, ठीक है, तो बता भी दिया है। कोई दिक्कत डेफिनेशन में? नो सर। सबसे इजी मेथड यही है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना। सिंपल हमारे पड़ोसी ये कर रहे हैं, वो देख के कॉपी पेस्ट कर रहा है, खत्म था, ठीक है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें कुछ चीजें आती हैं इसके अंदर, ठीक है, बाजार आधारित मूल्य निर्धारण। अब इसके कुछ तरीके होते हैं। ये चीज हमको अपनाने से पहले, मार्केट बेस्ड प्राइस अपनाने से पहले हमको ये 4 तरीके भी जानने जरूरी है, ठीक है, ताकि हमारा कोई नुकसान ना हो जाए, तो हम जोखिम से बच सके, इसलिए हमको ये 4 तरीके जानने हैं। सबसे पहले तो हो गया प्रतियोगिता के अनुसार, ठीक है। वही आप दोनों ने, मान लीजिए आपका रेस्टोरेंट बहुत टाइम से चल रहा है, विजय लक्ष्मी का, अब आपके टक्कर में तारा जी आ गए, ठीक है। तारा जी क्या करेंगे कि आप जितने में चाउमीन बेच रहे हो, जितने में पास्ता बेच रहे हो, जितने में भी आप ब्रेड रोल वगैरह, पेस्ट्री वगैरह, ये सब समोसे वगैरह बेच रहे हो, तो तारा जी भी उसके आसपास के रेट रखेंगे। वो हो गया प्रतियोगिता के अनुसार, एज पर कंपटीशन, है ना। यहाँ पे हम लोग होटल की बात कर रहे हैं तो होटल का एग्जांपल ले लेंगे। कोई 2 होटल है, मान लो ताज होटल है, उसके बगल में अभी ओबरॉय होटल आ गया, ठीक है। तो एक बार ओबरॉय होटल भी देखेगा कि मैं जो रूम बेच रहा हूँ, स्वीट रूम बेच रहा हूँ, तो ताज वाले वो कितने में बेच रहे हैं और उसमें क्या क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं, उसी हिसाब से हम लोग भी अपना रेट वगैरह सेट करेंगे। पहला पॉइंट समझ में आया? यस सर। यस सर। अब मैंने एक चीज पढ़ाई थी, बार। बार का क्या मतलब बताया था, अभी 2 मिनट पहले ही पढ़ाया था, BAR, बार, बेस्ट अवेलेबल रेट, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? ये इसका क्या यस मतलब सर। था? सर इसमें वो था कि ऑक्यूपेंसी अगर कम हो तो रेट ज्यादा हो, और ऑक्यूपेंसी ज्यादा हो तो रेट कम। हाँ सिंपल सी बात है। अब देखो, मान लीजिए मैंने अभी जी। तो बोला कि हमको अपने कमरे का रेट जो है वो कंपटीशन के हिसाब से करना है। अब एक दूसरा चीज आ गया कि मान लो विजय लक्ष्मी का होटल है, बहुत पुराना होटल है, अभी तारा जी ने भी अपना होटल खोला, तो तारा जी ने क्या किया कि विजय लक्ष्मी के होटल से देख के रेट वगैरह डिसाइड कर लिए। अब ऐसा होगा कि आपके होटल में और विजय लक्ष्मी के होटल में एक ही ऑक्यूपेंसी रहेगी। विजय लक्ष्मी में ऑक्यूपेंसी 80% है, आपके में ऑक्यूपेंसी 20% है, फर्क आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। तो विजय लक्ष्मी क्या हर करेगी, दिन आएगा। 80% अगर ऑक्यूपेंसी, तो विजय लक्ष्मी तो कोशिश करेगी कि अब मैं अपने रूम का भाड़ा बढ़ा देती हूँ क्योंकि डिमांड में है। आप ऐसा नहीं कर पाओगे, ये हो गया बाजार जोखिम, ठीक है। आपको अब अपने ऑक्यूपेंसी के हिसाब से रूम रेट डिसाइड करना है। समझ में आ गया कैसे? समझ में आया? यस सर। यस सर। आपको मुझसे यस सर। यस सर। सिंपल सी बात है। तो बाजार जोखिम भी हमको देखना है। मान लीजिए मैंने ठेला खोला, आपने ठेला खोला, और आपके ठेले में तो बहुत भीड़ है, तो आप जब ज्यादा भीड़ होगी तो आप पैसे बढ़ाने की सोचोगे कि कम करने की सोचोगे?
पैसे बढ़ाने की सोचोगे, यही बिजनेस होता है। अब मेरे में एक दो ग्राहक आ रहे हैं तो मैं सोचूंगा कि पैसा कम करने के, तब मेरे में ग्राहक आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया बाजार जोखिम। तीसरा हो गया रेट कटिंग। रेट कटिंग वही सीजन के हिसाब से, ऑफ सीजन है तो रेट आपको कट करना पड़ेगा, है ना। अगर ऑन सीजन है तो आप रेट बढ़ा सकते हो, ऑफ और ऑन सीजन में, वो हो गया रेट कटिंग। सिंपल सी बात है। ये हो गया। लास्ट हो गया इंक्लूसिव एंड नॉन इंक्लूसिव रेट्स। इंक्लूसिव का मतलब होता है कि सब चीज सम्मिलित होती है। ठीक है, अब मान लीजिए आप दोनों ने फिर से कोई अपना होटल का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, तो आप जब देखोगे कि विजय लक्ष्मी जो 10,000 का रूम बेच रही है, ठीक है, तो वो उसमें कौन सा फूड प्लान दे रही है, जो हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा था, फूड प्लान। ठीक है, क्योंकि फूड प्लान का रेट तो अलग अलग होगा ना, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। कमरे की बात हो गई, अब इसमें फूड प्लान में आप अपने हिसाब से देखोगे। आपके रेस्टोरेंट में जो खाना बन रहा है उसका रेट कुछ अलग चल रहा होगा, आप जो इंग्रेडिएंट्स लेके आते होंगे, सब्जियां लेके आते होंगे, कुछ अलग रेट पे लेके आते होंगे, विजय लक्ष्मी जी कुछ अलग रेट पे लेके आती होंगी। तो हमको ये भी देखना है कि अगर हम उसमें फूड प्लान इंक्लूड कर रहे हैं तो हमको वो 12,000 में बेचना है कि 15,000 में बेचना है, ये भी हमको चीज एक इम्पोर्टेंट देखनी पड़ेगी। समझ में आ गया क्यों देखनी पड़ेगी? सर। मान यस लीजिए सर। आपके यहाँ पड़ोस में किसी ने भंडारा कराया 500 लोगों का, उसका पूरा खर्चा आया 40,000। आपने भी भंडारा कराने का सोचा, तो आपका भी टोटल खर्चा 40,000 का ही आएगा। ऊपर नीचे आएगा। ऊपर नीचे हो सकता है, तो हमको ये भी चीज देखनी है उन्होंने सब्जी किस प्रकार से खरीदी है। ठीक है, कौन सा आलू खरीदा था, देसी भी आता है आलू आजकल, आलू में भी काफी वैरायटी आ गई है। 60 रुपए किलो का आलू की 40,000 किलो का, 60 रुपए किलो का आलू या 40 रुपए किलो का आलू, उस समय भी फर्क आ जाता है ना। यस सर। समझ में आ गया, ये चारों पॉइंट बहुत इजी है यस आपको। सर। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आ गया कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, लागत आधारित मूल्य निर्धारण। ठीक है, अब मैं एक समझदार इंसान बन गया हूँ। अब मैं क्या हो गया हूँ? समझदार बन गया हूँ। पहले मैं क्या कर रहा था, समझदार। पहले मैं विजय लक्ष्मी का कॉपी कर लेता था। अरे विजय लक्ष्मी जितने रेट में विजय लक्ष्मी अपना रूम वगैरह बेच रही थी, उतने रेट में मैं भी बेच रहा था। अब मेरा दिमाग ठिकाने पे आ गया कि विजय लक्ष्मी जो रेट, मान लो विजय लक्ष्मी का होटल बना 1 करोड़ में, ठीक है, मेरा होटल बना 2 करोड़ में, तो मेरे को विजय लक्ष्मी से ज्यादा बेचना पड़ेगा ना, तभी तो मैं अपना 2 करोड़ वसूल कर पाऊंगा, है ना। यस सर। तो ये हो गया लागत आधारित मूल्य निर्धारण, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। अब मैं दिमाग लगा रही है कि मैं मेरे होटल में जितना बनने में पैसा लगा होगा उसी हिसाब से तो मैं अपने रूम वगैरह सेट करूंगा। ठीक है, ये चीज मैंने पहले क्यों नहीं सोची। ठीक है, तो लोगों के दिमाग खुलने लगे। अब हम आ गए, अब मेरी जितनी लागत लगी उस चीज में, अब मैं उस हिसाब से बेचूंगा। मेरी लागत लगी कोई चीज बनाने में 10,000 रुपए, तो मैं उससे 2-3% ऊपर करके ही बेचूंगा ताकि मुनाफे में आ जाऊं। ऐसे ही तो होता यस सर। है ना। क्यों मिस विजयलक्ष्मी? यस सर। तो ये इसमें हम जितनी भी हमारी वो चीज बनने में जो भी लागत लगी होगी वो सब चीज कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके हिसाब से 2-3% रेट बढ़ के रखेंगे ताकि मेरे को मुनाफा हो जाए। सिंपल सी बात है, ये हो गया आपका कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, लागत आधारित मूल्य निर्धारण। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसमें दो तरीके होते हैं। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग जो होती है इसमें दो मेथड्स होते हैं, दो फॉर्मूलेज होते हैं। कितने फॉर्मूलेज होते हैं? तो दो, टू। ठीक है, सबसे पहले हमको पढ़ना है निम्नलिखित दो व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले लागत आधारित मूल्य निर्धारित तकनीकें। दो तकनीकें होती हैं। ठीक है, आज हम लोग एक तकनीक पढ़ेंगे, कल दूसरी तकनीक पढ़ेंगे, क्योंकि दूसरी तकनीक जो है उसमें फॉर्मूलेज होते हैं, तो बहुत सारे फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं। ठीक है, उसमें मैं आपको पूरा ये सब बताऊंगा कि लागत में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसके लिए हम लोग एक अलग से क्लास रखेंगे। इसके बाद वही टॉपिक है, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये वाला थोड़ा इजी है, तो इसको हम लोग थोड़ा ये देखते हैं, 5-10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर थोड़े सवाल वगैरह देखते हैं। ठीक है, पहले जो तरीका है उसका नाम हम बोलते हैं रूल ऑफ थंब अप्रोच। क्या बोलते हैं? रूल ऑफ थंब अप्रोच। आप बताइए मुझे रश्मि। रूल ऑफ हम अप्रोच। ठीक है, अंगूठे के दृष्टिकोण का नियम।
ठीक है, मान लीजिए कि मेरा इसमें एक चीज हम फिक्स कर देते हैं, इसमें हम एक चीज मान के चलते हैं, मैंने कोई नया नया होटल खोला, ठीक है, तो ये जो रूल ऑफ थंब अप्रोच होता है ये 1 साल के लिए हम देखते हैं। सबसे पहले मैं ये मान लेता हूँ कि मेरे 1 साल में पूरे होटल में 70% ऑक्यूपेंसी रही होगी, मेरे पूरे सालाना की ऑक्यूपेंसी 70% रही होगी, ठीक है। पहली चीज, ये पॉइंट समझ में आया, ये पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। तो आपको समझ में आया? हेलो, यस सर। आपको मिस विजयलक्ष्मी? हेलो, इसमें मेरे को ये चीज मान मान मैंने ये अपनी चीज मन में मान लिया है कि मेरी ऑक्यूपेंसी पूरे साल की 70% रहेगी, ठीक है। अब वो कैसे रहेगी, वो फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का, वो सब हमको सीखने की जरूरत नहीं है, वो तो सब होटल वाले उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे लोग हायर करते हैं, है ना। अब मान लीजिए कि आप इसमें हम लोग मानते हैं कि मेरा कमरा कोई बना 10,000 का, कमरे की बात चल रही है, कितने हजार का कमरा बन गया? 10,000। 10,000 का, ठीक है। तो जैसे कि मेरा 1,000 रुपये कहीं भी कंप्लीट होगा, इन 10 में से मेरा 1,000 लग गया, ठीक है, तो मैं उससे फिर 1 रुपये वसूलना शुरू कर दूंगा। ये फॉर्मूले का एक डेफिनेशन है, ठीक है, कि मेरा जब रूम का 1,000 रुपये लग जाएगा तब मैं ग्राहक से 1 रुपये लूंगा, ठीक है। ये बात पूरे साल के लिए चल रही है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ उदाहरण के लिए, कोई एक होटल है एबीसी, ठीक है, होटल एबीसी पर कुल खर्च आता है एक कमरे पर। अब एक कमरा बनाने में होटल एबीसी में 60 कमरे हैं, तो एक कमरे का रेट है 1.5 लाख। कितना रेट आया? 1,50,000। 1.5 लाख नहीं, 15 लाख है, सॉरी, ठीक है, कितना 15 रेट लाख। आ गया? 15 लाख। ठीक है, अब इस रूल के हिसाब से मैं क्या करूंगा कि इसको 1,000 से डिवाइड कर दूंगा, तो 15 लाख को 1,000 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। बताइए। सर 1,000 से ही क्यों? क्योंकि ये फिक्स कर दिया है मैंने, यहाँ पे 1,000 लिखा है ना, कि 1,000 रुपए जैसे कि मेरे लग जाएंगे, मेरे 1,000 लग गए तो मेरे को गैस से 1 रुपए लेना है, मेरे 2,000 लग गए तो मेरे को गैस से 2 रुपए लेना है, मेरे 3,000 लग गए मेरे को गैस से 3 रुपए लेना है, मेरे 4,000 लग गए तो मेरे को गैस से 4 रुपए लेना है, इसीलिए 1,000 से कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला कहता है, इसीलिए 1,000 से कर रहे हैं। कि आपको 1,000 पे 1 रुपए वसूल करना है, आपके जैसे कि 1,000 रुपए लग जाएंगे, ठीक है, तब आप गैस से बोलेंगे कि 1 रुपए लाओ। अब आपके 2,000 रुपए लग गए तो आप गैस से बोलेंगे कि 2 रुपए लाइए। अब आपके कमरे बनाने में 3,000 रुपए लग गए तो आप गैस से बोलेंगे कि 3 रुपए लाओ। समझ में आया? सर कम नहीं समझ में आता सर। हेलो, मतलब 1,000 रुपये कहाँ सर? 1,000 रुपये कहाँ पे लग रहे हैं सर? ये फॉर्मूला कहता है, लग कुछ भी नहीं रहा है, ये फॉर्मूला कहता है, फॉर्मूले में ये लिख दिया गया है कि मेरे जैसे कि कमरे बनाने में मेरे, मान लो मेरा कमरा बना 10,000 का, अब 10,000 को अगर मैं 1,000 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 10 रुपया आएगा ना। यस सर। 3 जीरो काट दूंगा, सिंपल। फॉर्मूला बोलता है कि तो मेरे सर जैसे कि, फिर हाँ एक बार सुन लो पहले, फॉर्मूला बोलता है कि मेरा कमरा कितने में भी बना मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, 10 लाख में बना, 1 लाख में बना, 2 लाख में बना, मेरा उस कमरा बनाने में जैसे कि 1,000 रुपये हो गया तो मैं गैस से 1 रुपये लूंगा। अब मेरा उस कमरा बनाने में 2,000 रुपये लग गए तो मैं गैस से 2 रुपये लूंगा, 3,000 लग जाएगा तो मैं 3 रुपये लूंगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से जो मेरा टोटल लगेगा जितना भी, उसको मैं 1,000 से डिवाइड कर दूंगा और उतने में कमरा बेचूंगा। अब पूछिए क्या पूछना है आपको। सर जैसे कि आपने बताया था कि 10,000 को 1,000 से डिवाइड करेंगे तो 10 रुपए आएंगे। हम्म, तो समझ लीजिए कि सर 10,000 लग गए कमरा बनाने में। हाँ, तो मतलब कि अगर एक गेस्ट जाएगा अगर रहने, तो हम्म, एक दिन का किराया उसका 10 रुपए होगा। हाँ, एक दिन का किराया उसका 10 रुपये होगा।
जी सर, आ गया समझ। सिंपल। अब आपका जो भी कमरा बनाने में जितना भी टोटल रेट आएगा आपको बस उससे 1000 से वो डिवाइड कर देना, तब आपका 1 रुपया वसूल हो जाएगा। ये फॉर्मूला ऐसा बोलता है, समझ में आ गया? यस सर। और इसमें एक चीज मैंने मान रखी है कि मेरी ऑक्यूपेंसी जो है वो 70% होगी। कितनी होगी? पूरे साल की, सालाना। ठीक है, आपको समझ में आया विजय लक्ष्मी? यस सर। ठीक है, इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। इससे रिलेटेड एक टॉपिक में और पढ़ लेता हूँ, फिर हम लोग जैसे कि मान लो ये सवाल है, ठीक है, कॉपी पेन निकालिए आप लोग, मैं क्वेश्चन देता हूँ, दोनों कॉपी पेन निकालो। यस सर। मान लो कोई होटल है, ताज होटल है, उसके कमरे का रेट है 90,000। तो हम अब रूल अप्रोच से आप वो कमरा कितने में बेचोगे? अगर उस कमरे का जो लागत है 90,000 में बन गया है वो एक कमरा, ठीक है, तो ये जो अभी हमने थंब ऑफ रूल अप्रोच पढ़ा है उसके हिसाब से आप वो कमरा कितने रुपए में बेचोगे? जिसका आंसर आ जाए वो हाथ खड़ा बताइए। 90 रुपए में। वेरी गुड, 90 रुपए में। बस 90,000 को 1000 से डिवाइड कर देना, 90 रुपए में मेरे को बेचना है। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया फॉर्मूला? बताइए तारा जी कुछ। यस सर, ये आ रहा है। ठीक है, तो बस आपको कुछ नहीं करना, आपको हम ऑफ रूल अप्रोच पूछेगा तो आपको 1000 से डिवाइड कर देना बस। सर हाँ बताइए। मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। ठीक है ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, आप यूट्यूब पे देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। टेक केयर। चलो फिर लास्ट टॉपिक कंप्लीट करते हैं आज का। अब इस टॉपिक के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। इस टॉपिक के क्या है, जो रूल ऑफ थंब अप्रोच है इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। क्या है इसके? नुकसान। बहुत सारे नुकसान भी हैं। ठीक है, अब तो आप ही बच्चे हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बताइए क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इस फॉर्मूला के, या इस अप्रोच के, इस मेथड के, फॉर्मूला के, सूत्र के, क्या नुकसान हो सकते हैं आपके हिसाब से? सर फॉर्मूला के हिसाब से तो पहला नुकसान है कि रेट फिक्स हो जाएगी, वेरी गुड, ना बहुत ऊपर कर अच्छे सकते बोला ना आपने। नीचे। अच्छा पॉइंट बोला कि रेट हमने फिक्स कर दिया है। ठीक है, वेरी गुड। और क्या क्या नुकसान समझ में आ रहे हैं आपको? और अगर अगर कोई इम्यूनिटीज बतानी हो तो वो भी एक तरह का नुकसान ही है सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपने एकदम सटीक बोले हैं। तो अब कुछ 5-6 नुकसान है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो आपने ये दो बोले, ये भी पॉइंट्स में है। वेरी गुड। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ रूल ऑफ थंब अप्रोच, अभी अंगूठे के नियम के क्या क्या नुकसान है। ठीक है, अब मान लो कि ये कोई होटल की शुरुआत में निर्माण की लागत ही मानी जाती है। पहली चीज तो जो आपने बोला वो हो गया कि रेट फिक्स हो गया, पहला पॉइंट तो वो हो गया, है ना? दूसरा पॉइंट है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। अब मान लीजिए कोई होटल खुला है 2002 में, आपने अपना होटल खोला 2002 में, तो आपने ये फॉर्मूला 2002 के हिसाब से लगाया होगा, है ना? यस सर। अब कोई मैं अपना होटल खोलता हूँ 2023 में, तो मैं ये फॉर्मूला आज के हिसाब से लगाऊंगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा मुनाफे में रहूंगा, आप नुकसान में रहोगे। क्यों नुकसान में रहोगे? क्योंकि 2002 में जो कमरे का कीमत 10,000 होगा, अब वो उस कमरे का कीमत हो गया होगा 40,000 में। अब वो होटल वाले उस कमरे को 40,000 में बेच रहे होंगे। आप उस फॉर्मूले से अभी भी 10,000 में बेच रहे हो, मैं सेम फैसिलिटीज एम्यूनिटीज वगैरह देके 40,000 में बेच रहा हूँ, तो आपका 30,000 का नुकसान होगा। ये हो गया इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई, है ना? महंगाई हर साल बढ़ती है। सुनते होगे अभी सिलेंडर के रेट कितना था, अभी कितना हो गया है। पेट्रोल का दाम पहले कितना था, अभी कितना हो गया है। ठीक है, तो हर निश्चित समय पे कुछ ना कुछ जब कीमतों के दाम में वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाते हैं, तब उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो ये पॉइंट समझ में आ गया, दूसरा नुकसान है ये। यस सर। अच्छे से आ गया होगा। फिर तीसरा हो गया कंपटीटर वाला, जैसे कि यही सेम वाला कंपटीटर में आप ये वाला उदाहरण लो। 2002 में मैंने होटल खोला, मैं 10,000 में बेच रहा हूँ, 2023 में आपने होटल खोला, आप 40,000 में बेच पाओगे, है ना? सिंपल सा अप्रोच है ये वाला। ये वाला पॉइंट भी सेम वही है। इससे क्या होगा कि मेरे कंपटीटर को फायदा हो जाएगा, वो सेम रूम
सेम फैसिलिटीज के साथ महंगे में बेचेगा और मैं उसी फैसिलिटीज के साथ सस्ते में बेचूंगा, तो मेरा बहुत नुकसान है। तीसरा है कि 70% ऑक्यूपेंसी। अब ऐसा अनिवार्य नहीं है कि एक साल में मेरी ऑक्यूपेंसी 70% रहेगी, उससे नीचे रह सकती है। नीचे रहने के ज्यादा चांसेस मान के चलूंगा, उससे ऊपर जाके मैं कम चांसेस मानूंगा। एक ये भी नुकसान ही है, अगर मेरी ऑक्यूपेंसी 70% नहीं हुई तो भी मेरा नुकसान है। ठीक है, ये 3 पॉइंट समझ में आ गए आपको, चारों पॉइंट। यस सर। ये पहला पॉइंट वही हो गया आपने जो बोला था ना, फिक्स वाला। ठीक है, 2-3 नुकसान और पड़ते हैं फिर। आप मान लीजिए कि उस होटल में मैंने बेड लगवाया, वो बेड टूट गया, गद्दा जो मैंने बिछाया था वो गद्दा फट गया, अब उसके तो मेरे को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। तो मैंने वो सब चीजें फॉर्मूले में लगाया ही नहीं है, मैंने कुछ भी फॉर्मूले में नहीं लगाया। ठीक है, कुछ भी कोई भी अनहोनी घटना हो गई, अनएक्सपेक्टेड का मतलब वही होता है कि जो चीज हम, ठीक है, जो चीज हमने सोची नहीं थी वो हो गई। ठीक है, पत्थर कुछ लगवाया था वो टूट गया, शावर टूट गया, गीजर खराब हो गया, ये सब के पैसे तो अलग से देने पड़ेंगे सही करवाने में, है ना? तो वो भी रेट मैंने जोड़ा नहीं। ये पॉइंट समझ में आ गया, ये भी एक नुकसान ही हो गया। ये पॉइंट समझ में आया आपको? यस सर। और लास्ट पॉइंट हो गया रेनोवेशन। रेनोवेशन का मतलब होता है कि जब मैं कोई चीज बहुत पुरानी हो जाती है तो उसको थोड़ा नया करना चाहता हूँ। ठीक है, अभी पहले पहले जमाने में टीवी क्या चलती थी कि बहुत मोटी सी आती थी, अभी एलसीडी आ गई है पतली वाली, है ना? अभी मैंने टाइल जो थी 2002 के हिसाब से लगाई थी, अब मैं उसको तोड़ के अभी जो मॉडर्न टाइल चल रही है उस हिसाब से करूंगा। पहले शावर कुछ अलग प्रकार से लगते थे, अभी मैं कुछ अभी जो स्टाइलिश नए चल रहे हैं ट्रेंड के हिसाब से वो लगाऊंगा। उसका भी मैंने पैसा नहीं जोड़ा, मैंने अपने होटल का रेनोवेशन कराया, पेंट वगैरह चेंज कराया, सब कुछ कराया, उसका मैंने पैसा तो जोड़ा ही नहीं फॉर्मूले में, वो अपने जेब से पैसा दे रहा हूँ। तो ये सारे नुकसान है इस फॉर्मूले के, समझ में आ गया आपको? यस सर। अब क्या होता है कि ये नुकसान की भरपाई करने के लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाता है जो आज के होटलों में यूज होता है, हबर्ट फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको? हबर्ट का सूत्र, हबर्ट फॉर्मूला क्या बोलते हैं? हावर्ड हावर्ड्स फॉर्मूला। ठीक है, ये 1940 में बनाया गया था और जिसने ये बनाया था उसका नाम भी हबर्ट ही था। ठीक है, मैंने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ये रहा रॉय हबर्ट। अमेरिका में बनाया था ये रॉय हबर्ट ने, इसीलिए उसने अपने नाम के ऊपर रख दिया इसको। ये वाला हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें हमको बहुत सारे फॉर्मूले करने हैं, बहुत कुछ चीजें समझनी है। तो ये जितने भी 6-7 पॉइंट हमने पढ़े, ये सब नुकसान से बचने के लिए आज हम हार्वर्ड फॉर्मूला पे चल रहे हैं। आज के टाइम पे हम लोग हार्वर्ड फॉर्मूला पढ़ते हैं आज के होटलों में। ठीक है, कोई डाउट आपको? नो सर। समझ में आ गया? आए सर।